लोगों को मेरा नमस्कार। मैं दंडकारण्य भाग आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का बचा हुआ शेष भाग। तो कल हम पढ़े थे, पुतलिया जैसी जड़ी हो पोत, हर कपोती के समीप कपोत, मत उठती और गिरती ग्रीव, देखते ही मुग्ध होते जीव। तो इसका मतलब है पुतलियाँ जैसी जड़ी हो पोत। पोत का मतलब होता है कबूतर। पोत का मतलब होता है कबूतर। हर कपोती के समीप कपोत, मत उठती और गिरती ग्रीव, देखते ही मुग्ध होते जीव। तो पोत का मतलब होता है कबूतर, और ये जो कपूती का मतलब होता है, जो फीमेल कबूतर कहते हैं ना हम लोग, वो होता है। तो यहाँ पर जो कबूतर के पास कबूतरी है, उसके समीप, तो एक मतलब एक दूसरे के पास ही वो जो कबूतर है एक दूसरे के पास है। और मत उठती और गिरती गिर, देखते ही मुग्ध होते ही जीव। तो देखने के लिए बहुत मुग्ध होते हैं, पर क्या है, उनकी गर्दन जिधर भी आवाज़ आती है उधर फिरती थी। तो इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कबूतर और कबूतरी कहते हैं ना हम हिंदी में। तो क्या है, इन दोनों के बारे में यहाँ कहा गया है। और देखिए, वन नदी तट हो की निर्झर धारा, जहाँ भी जल का मिले संचार, जहाँ भी जल से भरे हो कुंड, झुकते वन कुकुटों के झुंड, धार मत कर लौटते गजराज, तोड़ तरु शाखा सजाते साज, सूंड से सिर पर गिराते खे, रगड़ते भारी तनों से देह, टूट कर गिरते द्विजों के नीड़, टूटते फूटते अंडे हृदय उत्पीड़, गोल बांधे खड़ी शंकित नील गायें, कौन कह सकता किधर हो भाग जाए, अध चबाए पात झोटों में दबाए, कुछ चकित उत्कंठ कुछ गर्दन झुकाए, चौकड़ी भरते हिरन दल दूरगामी, गति प्रकृति से भी न उनकी गई थामी, पैर धरती से न छूते उछल जाते, आंख से देखा कि आगे निकल जाते। तो यहाँ पर कहते हैं, वहा नदी तट हो कि निर्झर धारा, जहाँ भी जल का मिले संचार, जहाँ भी जल से भरे हो कुंड, कूजते वन कुक्कुटों के झुंड। तो यहाँ पर कहा गया है, जो वहाँ नदी यानी नदी के जो तट होते हैं, किनारा होते हैं, और वहाँ पर पानी पीने के लिए, और निर्झर यानी धारा, जलपात कहते हैं ना हम लोग, जलपात, जहाँ भी जल मिले, तो उस वन के जो प्राणी है, पक्षी है, जहाँ पर भी उनको जल मिलता है वहाँ पर क्या है, झुंड के झुंड जाकर क्या है, उस पानी को वो पीते थे। चाहे निर्जर हो, निर्जर यानी जलधारा, फॉल्स कहते हैं ना हम लोग, जलपात, नदी का तट यानी नदी का किनारा भी हो सकता है। जल कहाँ भी मिले वहाँ पर क्या है, संचार करते थे वो लोग। जहाँ भी जल से भरे कुंड हो, यानी छोटे छोटे पानी के कुंड, वहाँ पर भी क्या है, कूजते वन कुकुटों के झुंड, जो वन में क्या है, पक्षी प्राणियों के झुंड क्या है, वहाँ पर मिलते थे। यानी कबूतर क्या है, गुटरुगु करके क्या है, वहाँ पर पानी पीते थे। और देखिए, धारा मत कर लौटते गजराज, तोड़ तरु शाखा सजाते साज, सूंड से सिर पर गिराते खेड़, रगड़ते भारी तनों से देह, टूट कर गिरते द्विजों के नीड़, फूटते अंडे हृदय उत्पीड़। तो यहाँ पर गजराज के बारे में क्या है, इस पंक्तियों में कहा गया है, धार मत कर लौटते गजराज, गजराज यानी हाथी, जो धार यानी वो एक साथ क्या है, बहुत सारे गजराज यानी झुंड में क्या है, वो आते थे। और क्या है, तोड़ तरु शाखा सजाते साज। तो तरु का मतलब होता है यहाँ पर पेड़, बड़े बड़े पेड़ों को क्या है, तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर उछालते थे, गिराते थे। और क्या है, सूंड से सिर पर गिराते खेड़। तो उस सूंड से क्या है, तरु को यानी पेड़ को क्या है, उखाड़ उखाड़ कर अपने ऊपर क्या है, फेंकते थे। रगड़ते भारी तनों से देह, जब वो पेड़ से, उनका जो बड़ा देह होता है, उस पेड़ से जब वो रगड़ते हैं, खुजाते हैं, तो क्या है, बड़े बड़े पेड़ भी क्या है, टूट कर गिर जाते थे। टूट कर गिरते द्विजों के नीड़। और देखिए,
कूटते अंडे हृदय उत्पीड़, जो पक्षियों के अंडे होते हैं ना, वो घोंसलों में पेड़ के ऊपर बना हुआ रहता है। जब भी ये बड़े बड़े हाथी झुंड में आकर उखाड़ कर तरु अपने ऊपर फेंकते थे, पेड़ उखाड़ कर अपने तन के ऊपर फेंकते थे, मस्ती करते थे, और क्या है अपने पेड़ को खुजाने के लिए, अपने तन को खुजाने के लिए पेड़ से क्या है रगड़ते थे, तो क्या है उस पेड़ के ऊपर बनी हुई पक्षी की जो घोंसला होता है वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाते थे। उसमें कई पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो भी क्या है गिरकर पड़ने लगते थे। और देखिए, गोल बांधे खड़ी शंकित नील गाय, कौन कह सकता किधर को भाग जाए, अध चबाए पात होठों में दबाए, कुछ चकित उत्कंठ कुछ गर्दन झुकाए। तो यहाँ पर नील गाय के बारे में कहा गया है। जब भी हम देखते हैं तो नील गाय जहाँ पर भी उसको चारा मिलते हैं वहीं पर चली जाती है। वो किसी का खेत हो, जो भी हो, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर जाकर खाए क्या करे। तो यहाँ पर नील गाय के बारे में कहा गया है, गोल बांधे खड़ी शंकित नील गाय, तो झुंड के झुंड रहती गोल गाय भी वहाँ पर। और देखिए, कौन कह सकता किधर को भाग जाए, तो मतलब उनका जो मन पड़ता है जिधर जाके क्या है वो चारा खाती है, और क्या है उसका जहाँ पर भी खाने के लिए मिलता है उधर क्या है वो चली जाती है। तो ये जो नील गाय जो होती है असल में उत्तर भारत में हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हरियाणा हो, बिहार हो, इस राज्य में क्या है इस नील गाय क्या है हमें देखने के लिए मिलते हैं। अध चबाए पात होठों में दबाए, ये जो चारा होता है ना, कड़की कहते हैं हम कन्नड़ में उसको, चारा कहते हैं ना, चारा चबाते समय आधा चारा चबाते हैं और आधा काट काट कर क्या है नीचे फेंक देती है वो गाय। कुछ चकित उत्कंठ कुछ गर्दन झुकाए, तो खाना खाने की वो जो चारा खाने के लिए गर्दन झुका कर क्या है वो चारा चापती है और अपने होठों से क्या है उस चारे को दबाती है। और देखिए, चौकड़ी भरते हिरन दल दूरगामी, गति प्रकृति से भी न इनकी गई थामी, पैर धरती से न छूते उछलते जाते, आंख से देखा कि आगे निकल जाते। तो ये हिरण के बारे में कहा गया है। ये अंतिम वाक्य है, अंतिम पंक्तियाँ है इस पेज की। तो देखिए, हिरण की जो चाल होती है, जो भागने की जो चाल होती है, वो चौकड़ियाँ भरने की होती है। चौकड़ी भरते हिरन दल दूरगामी, तो दूर से क्या है चौकड़ी भरते हुए क्या है वो भागते हैं। और देखिए, गति प्रकृति से भी न इनकी गई थमी, तो इनकी जो गति होती है बहुत तेजी से होती है, अगर कोई भी उसे थामना चाहा तो भी नहीं थमेगी। ठीक है, पैर धरती से न छूते उछल जाते, तो वो सीधी तरीके से नहीं भागती। जो हिरण की जो हिरण होते हैं वो धरती पर पैर लगे ना लगे वैसे क्या है उछल उछल कर चौकड़ी भरते हुए भागती है। तो ये जो हिरण का भागना होते हैं उसे चौकड़ी भरना कहते हैं हम लोग। और आंख से देखा कि आगे निकल जाते, जैसे देख रहे होते हैं वैसे ही आगे निकल जाती है, मतलब इतनी तेजी से क्या है ये हिरण भागते हैं। इसी को क्या है इस पंक्तियों में कहा गया है। तो हिरण के बारे में है, देखने के लिए क्या है बहुत सुंदर दिखती है और चौकड़ियाँ भरती हुए भागती है, देखते देखते ही वह गायब हो जाती है। मतलब जैसे पैर धरती से न छू, यानी पैर धरती पे छुए कि न छुए वैसे ही क्या है उछल उछल कर ये जो हिरण होते हैं भागते हैं। और देखिए, कोंपलों को भेदती जब धूप, दे उन्हें दीपक शिखा का रूप, अग्नि की लघु ऊर्चियों का रंग, फूटता चिनगारियों के संग, चुगनुओं की ज्योति रम्य अतीव, पड़ गया जो तारकों में जीव, जानकर मणि लपकते हैं सर्प, किंतु उनका टूट जाता दर्प, देख के का शब्द मरते मोर, रेंग जाते त्वरित बिल की ओर, देखना सुनना जहां वो एक, नाम चक्षुश्राव सहित विवेक, वेद ध्वनि सा मेंढकों का नाद,
बटुक करते पाठ अपना याद, बोलते ही फूल उठते कंठ, रंग मटमैला की जैसे कंठ, एक कुछ चलता उछलता एक, किंतु निश्चल देह भेक अनेक, एक मृत सा तैरता गत भार, एक जल थल पर बिछल कर पार, भीग जाती भूमि होती वृष्टि, सजल सी वन देवता की दृष्टि, सभी को देती तृषा के तृण, प्राण पा जाते सभी प्रिय प्राण। तो देखिए पहली पंक्ति है, कोंपलों को भेदती जब धूप दे उन्हें, दीपक शिखा का रूप, अग्नि की लघु अर्चियों का रंग, फूटता चिनगारियों के संग। तो कोंपलो, ये कोंपलो क्या है, एक पत्तियों को कहते हैं जो पहले पहले जब नई पत्तियां आती है ना, कोमल पत्तियां, उस पत्तियों को क्या है, कोपलों कहते हैं। तो इस कोपलों को भेदती जब धूप, जब सूर्य की किरणें, सूर्य का जो धूप है, इस नए नए उगने वाले पत्तों के ऊपर, कोमल पत्तों के ऊपर जब इनकी धूप गिरती है तो एक दीपक के जैसे क्या है दिखाई देता है, दीप शिखा का रूप, यानी दीपक की जैसी, एक अग्नि के जैसी क्या है लगते हैं ये पत्ते, और अग्नि की लघु अर्चियों का रंग। तो देखिए अग्नि, अग्नि के भांति दिखाई पड़ती है, अग्नि का रंग भी उस पत्तों पर आ जाते हैं। फूटता चिंगारियों के संग, जैसे हम लोगों को लगता है कि चिंगारी फूट रही है, आग लगने वाली है, वैसे क्या है हम लोगों को लगता है। और देखिए, जुगनुओं की ज्योति रम्य अति पड़ गया जो, तारकों में जीव जानकर मणि लपकते हैं सर्प, किंतु उनका टूट जाता है दर। देखिए जुगनुओं, जुगनुओं का मतलब होता है अंधेरों में लाइट वाले, यानी चमकने वाले कीड़े होते हैं। ये नदी के किनारे, पानी के किनारे क्या है हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अंधेर रातों में क्या है ये जुगनुओं चमचमाते हैं, जैसे बिजली की तरह, लाइट की तरह क्या है जगमगाते हैं। तो इनको ही जुगनुओं कहा गया है। जुगनुओं की ज्योति रम्य अजीब, तो जब जुगनू, अब तो ये अब फिलहाल इस ज़माने में क्या है हम लोगों को ये जो जुगनू होते हैं दिखने के लिए नहीं मिलते। हालांकि पहले के ज़माने में एक 10-20 साल के पीछे हम क्या है इस जुगनुओं को क्या है आसानी से देख पाते थे नदी के किनारे, नालों के किनारे। अभी क्या है फिलहाल ये देखने के लिए नहीं मिलता। तो जुगनुओं की ज्योति रम्य आती, तो इनकी जो ज्योति होती है, जुगनुओं की, इस कीड़ों की जो ज्योति होती है, ये क्या है देखने के लिए बहुत सुंदर दिखती थी, रम्य दिखती थी। पड़ गया जो तारकों में जीव, यानी कैसे लगती थी, तारे, जो तारे होते हैं, तार का मतलब तारे होते हैं तार में, तो हम लोगों को उस कीड़े को देखकर लगता था कि जो तारों में जीव आ गया है, नक्षत्र कहते हैं ना हम लोग, नक्षत्र में, तारों में क्या है जीव आ गया है, ऐसे क्या है हमें महसूस होता था। जानकर मणि लपकते हैं सर्प, किंतु उनका टूट जाता है दर्प। जो सर्प होते हैं, जब कीड़े ज़मीन पर होते हैं, वो लाइट वाले कीड़े, वो बिजली वाले कीड़े जब ज़मीन पर पड़े होते हैं, तो सर्प क्या करते हैं, मणि समझकर उसके ऊपर क्या है लपकने के लिए जाते हैं, किंतु वो कीड़े उड़ जाने पर क्या है वो सर्प निराश होकर रह जाता है, इसलिए कहा गया है टूट जाता है दर्प। जानकर मणि लपकते हैं सर्प, सर्प यानी सांप, लपकते हैं उसके ऊपर मणि समझकर, किंतु उनका टूट जाता है दर्प यानी घमंड, घमंड क्या है टूट जाता है। कीड़ा जब उनके हाथ से छूट कर उड़ जाता है तो सांप निराश होकर उनका जो घमंड है टूट जाता है। और देखिए, देख देख के का शब्द मरते मोर, रेंग जाते त्वरित बिल की ओर, देखना सुनना जहाँ वो एक, नाम चक्षुश्राव सहित विवेक। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में कहा गया है मोर, मोर और सर्प के जो बीच में का जो संबंध होता है इसके बारे में कहा गया है। मोर अगर हमेशा सांप को देखती है तो क्या है मारने के लिए दौड़ती है, और मोर से क्या है सांप भी बहुत डरते हैं, इसीलिए कहा गया है जब देख के का शब्द मरते मोर, जो शब्द करने लगते हैं मोर, शब्द जोर जोर से, के का मतलब मोर का जो आवाज़ है ना उसको केका कहते हैं हम लोग, ठीक है। देख केका शब्द मरते मोर, जब मोर
शब्द करते हैं तब रेंग जाते त्वरित बिल की ओर। जो सर्प होते हैं रेंगते रेंगते उनकी बिल की ओर जाकर क्या है सांप जो है छुप जाते हैं बिल में। देखना सुनना जहाँ वो एक नाम चक्षुश्राव सहित विवेक। चक्षुश्राव का मतलब होता है सांपों को, सांप के जो कान नहीं होते तो क्या है उनकी चक्षु से ही क्या है वो आवाज़ सुन लेते हैं और जान लेते कि ये मोर है। जानकर क्या है वो देखना सुनना जहाँ वो नाम चक्षुश्राव से सुनकर क्या है वो अपना प्राण बचा लेते हैं। और देखिए जो सहित विवेक का मतलब होता है जो कठिन समय में क्या है मोर की जो के का शब्द है उसी शब्द को क्या है वो सुनकर अपनी आँखों से सुन नहीं सकते, वो अपनी आँखों से क्या है सुन सकते हैं, मतलब आँखों से ही सुनकर क्या है वो अपना जान बचा लेते हैं और उस संकट से पार हो जाते हैं। और देखिए वेद ध्वनि सा मेंढकों का नाद बटुक करते पाठ अपना याद। बोलते ही फूल उठते कंठ रंग मटमौले की जैसे ठंड। तो इसमें कहा गया है जो अब के ज़माने में जब हम किसी पाठ को पढ़ने के लिए सर हमें पढ़ाते थे स्कूल में तो उसको क्या है हम लोग कंठपाठ करते थे मग्गी हो जो कोई भी हो हम बार बार पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से। वैसे ही क्या है जो नाले में नदी में जो मेंढक होते हैं वो गुटरुगु करते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है जो पढ़ रहे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, वैसे ही क्या है ये लग रहे हैं। देखिए इसीलिए कहा गया है, ध्यान दो, वेद ध्वनि सा मेंढकों का नाद। मेंढक फ्रॉक कहते हैं ना हम इंग्लिश में, वो मेंढक की जो नाद होती है उनकी जो आवाज़ होती है गुटरुगु, वो क्या है वेद की ध्वनि सा यानी पठन करे जैसा होता है। जैसे हम कंठपाठ करने के लिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई करते हैं ना छोटे बच्चे, वैसे ही क्या है ये मेंढकों की नाद है। बटुक करते पाठ अपना याद, तो जैसे पाठ को हम याद करने के लिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ना, वैसे ही क्या है ये मेंढक ज़ोर ज़ोर से गुटरुगु करते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं। बोलते ही फूल उठते कंठ रंग मटमैलों की जैसे ठंड। तो इनकी जब बोलते हैं ये मेंढक तो उनकी जो कंठ होता है उनका गला होता है वो सूजा हुआ होता है, वो मोटा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है बोलते ही फूल उठते, उनके कंठ जो फूल उठते हैं। रंग मटमौला जो इनकी रंग भी बदल जाता है जैसे ठंड, तो गले में भी क्या है इनका खराश आए जैसा इसका कंठ भी क्या है फूल जाता है। इसी को क्या है इस पंक्तियों में दर्शाया गया है। और देखिए एक कुछ चलता उछलता एक किंतु निश्चल देह भेक अनेक। एक मृत सा तैरता गतभार एक जलथल पर बिछल कर पार। तो मेंढक के बारे में कहा गया है वो कहाँ कहाँ पर रहते, भूमि पर भी रहते पानी में भी रहते हैं। देखिए एक कुछ चलता उछलता, ये क्या है कूदता है उछलता है, मतलब जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं वो कूदते उछलते पानी में, जमीन पर भी उछलते कूदते और पानी में भी। किंतु निश्चल देह भेक अनेक, निश्चल देह भेक अनेक, ये निश्चल देह और बेक अनेक है। एक मृत सा तैरता गतभार, एक क्या है मृत सा तैरता रहता हुआ, तैरते हैं मतलब पानी में तैरता हुआ रहता है। और दूसरे जो है एक जल तल पर बिछल कर, वो जल के थल यानी जल के अंदर पानी में भी क्या है वो अंदर भी बैठ सकते हैं। मतलब ये जो मेंढक होते हैं पानी के अंदर भी रहते हैं और तैरते भी रहते हैं, अंदर मछली के सरता तैर कर भी रहते हैं और पानी के ऊपरी हिस्से में क्या है वो आरामी से बैठ भी सकते हैं, मृत सा तैर भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। इन चीज़ों को क्या है यहाँ पर दर्शाया गया है। और देखिए भीग जाती भूमि होती वृष्टि सजल सी वन देवता की दृष्टि। सभी को देती तृषा से त्राण प्राण पा जाते सभी प्रिया मान। तो देखिए जब जब बारिश होती है ज़मीन पर तब क्या है ये जो वन होता है पूरा भीग जाता है। भीग कर क्या है जहाँ जहाँ पर भी पानी ठहर जाता है उन पानी को क्या है पक्षी प्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। तो क्या है मरते हुए प्राणियों को भी ये जो बारिश होता है, ये जो पानी होता है बारिश का पानी, ये क्या है मरते हुए प्राणी को भी जिंदा कर देते हैं, मतलब मरते मरते हुए भी बच जाते हैं। तो ये जो बारिश के बारे में
कहा गया है। भीग जाती भूमि होती वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश। सजल सी वन देवता की दृष्टि, सजल सी यानी वन देवता की दृष्टि है, बहुत अच्छी दिखने, हरा हरा लगने लगता है, तो वन बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। सभी को देती तृषा से तृण, यानी जो प्यासे होते हैं ना पक्षी प्राणी, उनको क्या है प्यास बुझाने के लिए ये बारिश का पानी बहुत काम आता है। प्राण पा जाते हैं सभी प्रियामण, प्रियामण का मतलब होता है मरते मरते बच जाना। तो मरते मरते जो प्यास के कारण मरते मरते बच जाते हैं ना प्राणी, इसी को क्या है ये पानी पीकर बच जाते हैं ना, इन्हीं को क्या है प्रियामण कहते हैं। और देखिए, गहरों में गूंज उठते शब्द, मौन भी बीते अनेकों शब्द, दुंदुभी ध्वनि से उठे संकेत, पार करते गहन वन गिरी खेत, उसी से होता सहज संवाद, एकता संग्राम तर्क विवाद, दूरवर्ती आदिवासी लोग, मिलन का मिलता कहाँ संयोग, भूल कर अधीम दशा की याद, बात मानो प्रकृति का अपवाद, किंतु हो पाया कहाँ विच्छिन्न, नाल से टूटे कमल सा खिन, वह वनस्पति खग मृगों की नींद आज भी आती उसे है नींद, हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जीव हो जाते सभी भयभीत, सिमट कर सोते संजोते ताप, सिहर उठते रोम अपने आप, सिंहनी भी सिंह सूत के साथ, दिखती दम ही जलाशय पात, गठे ठिठुरे से पठार पहाड़, अरे इनको भी गए जम हाड़, छू रही मधुए गमकती गंध, सब दिशाएं हो रही है मधु अंध। देखिए, ये पहले की जो ये है मैं पढ़ना चाहता हूँ। गहरों में गूंज उठते शब्द, मौन भी बीते अनेकों शब्द, जब जो मौन होता है वन मौन होता है, जब जोर से अगर कोई आवाज़ आती है तो क्या है उसकी जो आवाज़ है उन वन में क्या है गूंज उठती है, वन के बारे में कहा गया है, वहाँ के वन के बारे में। और देखिए, मौन भी बीते अनेकों शब्द, जब मौन होता है, जब कोई आवाज़ नहीं होती जंगल में वन में, तो भी क्या है इन कानों के ऊपर क्या है कोई आवाज़ गूंजे जैसा महसूस क्या है वहाँ पर होता है। और देखिए, दुंदुभी ध्वनि से उठे संकेत, जब भी कोई प्राणी पक्षी दुंदुभी यानी भाग कर आते हैं तो क्या है उनकी ध्वनि से, उनकी पैरों की जो ध्वनि होती है, चलने की जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसी से क्या है प्राणी पक्षी उठे हैं बोल के जो शिकारी होते हैं जंगल के, इनको क्या है पता चलता है। और देखिए, पार करते गहन वन गिरी खेत, तो क्या है उस ध्वनि के पीछे पीछे उन प्राणियों को, ध्वनि के संकेत से जानकर प्राणियों के पीछे पीछे क्या है वो शिकार करने के लिए पार कर जाते हैं, वन भी पार कर जाते हैं, बड़े बड़े गहन यानी बहुत गहरे जो वन होते हैं, घनिष्ठ वन होते हैं, वो भी पार कर जाते हैं, गिरी यानी बड़े बड़े पर्वत भी पार कर जाते हैं, और खेत भी पार कर जाते हैं शिकार करने के लिए। और देखिए, उसी से होता सहज संवाद, एकता संग्राम तर्क विवाद, दूरवर्ती आदिवासी लोग, मिलन का मिलता कहाँ संयोग। तो देखिए, पहले के ज़माने में न व्हाट्सएप था न फ़ोन था, तो एक दूसरे को संपर्क साधने के लिए कोई ऐसा संपर्क साधन नहीं था। तो पहले के ज़माने के जो लोग हैं उनकी आवाज़ से पहचान लेते थे, संकेत उनकी आवाज़ होती थी, कुछ संकेत होता था, उसके ऊपर क्या है वो जीवन बिताते थे और जान लेते थे एक दूसरे की जो इच्छा होती है। जब दूर दूर होते हैं लोग तो क्या है ध्वनि से क्या है संकेत जानते थे। इसी को क्या है इस पंक्तियों में दर्शाया गया है। उसी से होता सहज संवाद, तो क्या है ध्वनि के कारण गुप्त बातें जो होती है ना संकेत, उसको क्या है उसी से होता सहज संवाद, उनके बीच में जो संवाद होते हैं, जो गुप्त बात होती है वो ध्वनि संकेत के कारण होता है। एकता का और संग्राम का, तर्क का, विवाद का, इन चीज़ों का जो संवाद होता है गुप्त तरीके से होता था। और देखिए, दूरवर्ती आदिवासी लोग, मिलन का मिलता कहाँ संयोग, वो एक दूसरे के लिए
जो दूर दूर बसते थे वो एक दूसरे से नहीं मिलते थे, मतलब वहाँ गांव है, वहाँ पर लोग बसते हैं, आदिवासी रहते हैं बोल के कोई वहाँ पर जानकारी नहीं मिलती थी, मतलब रोड नहीं था संपर्क साधने के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इसलिए क्या है, जब ऐसे आखेट करते हुए, शिकार करते हुए प्राणियों को एक दूसरे के एरिया में, मोहल्ले में जब वो जाते थे, तभी उन लोगों को क्या है पता चलता था कि यहाँ पर आदिवासी लोग बसते हैं, तभी क्या है उनको मिलने का संयोग मिलता था, तभी जाके उनको पता चलता था कि इस जगह पर क्या है ये लोग रहते थे। और देखिए, भूलकर आदिम दिशा की याद, बता मानव प्रकृति का अपवाद, किंतु हो पाया कहाँ विच्छिन्न, नाल से टूटे कमल सा खिन्न। तो यहाँ पर कहा गया है जो मानव है, पुराने ज़माने के रीति रिवाज और ये जो नए ज़माने की जो आधुनिकता है, इसके बीच में अटका हुआ है। जैसे कमल का फूल, कमल का फूल जो एक नाल पे क्या है अटका हुआ होता है, और जब वो तोड़ने पर खिन्न हो जाता है, वैसे ही क्या है मनुष्य भी क्या है आधुनिक काल और जो पुरातन काल की संप्रदाय है उसके बीच क्या है अटका हुआ है। भूल कर अधीम दशा की याद, अधीम दशा यानी बीते हुए पल को भुलाकर, बता मानव प्रकृति का अपवाद। ये जो प्रकृति का जो प्रकृति चेंजेस कहते हैं ना हम लोग, जो पहले के ज़माने में जो भी रीति रिवाज उन उसको क्या है भूल रहा है, भूल रहा है मनुष्य। इसमें प्रकृति का कोई संजोग नहीं है, इसमें प्रकृति का कोई ये नहीं है, ये सब मानव के करतूत है, मानव के करतूत की वजह से ही आज क्या है प्रकृति क्या है नाश होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए इस पंक्ति को दर्शाया, किंतु हो पाया कहाँ विच्छिन्न, नाल से टूटे कमल साखिन। तो कमल के जैसे क्या है ये न तो पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज है उनको न भूल पा रहा है, और जो नए ज़माने के जो रीति रिवाज है उनको क्या है न ही अपना पा रहा है। तो इस बीच में क्या है मनुष्य अटका हुआ है, इसी बात को क्या है इस पंक्तियों में दर्शाया गया है। वहाँ वनस्पति खग मृग की नींद, आज भी आती उसे है नींद, हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जीव हो जाते सभी भयभीत। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रेणियों में ठंड के मारे वहाँ पर जूझ रहे पक्षी प्राणी मनुष्य, इसके बारे में क्या है यहाँ पर दर्शाया गया है। जो हिमालय में मिलने वाली वनस्पति खग मृग की वहाँ पर क्या है सोते हैं, ये कहते हैं कि ये सब सोते हैं, खग मृग यानी पक्षी प्राणी सब क्या है रात की वक्त जब सोते हैं, वह वनस्पति खग मृग की नींद आज भी आती उसे है नींद। जब वहाँ पर सो जाते हैं तो धीरे धीरे से वहाँ पर जब ठंड उनकी हड्डियों में लगता है, उनको जब शीत का महसूस होता है तो झटक से क्या है उनकी नींद जाग कर क्या है वो भयभीत हो जाते हैं। तो वहाँ के ठंड के बारे में क्या है कहा गया है, वहाँ वनस्पति खगमर, वनस्पति मतलब एक वनस्पति एक जड़ी बूटी है, ये भी क्या है समझते हैं कि ये वनस्पति भी सोती है। ठीक है, वहाँ वनस्पति खग, खग यानी पक्षी, मृग, मृग यानी पक्षी प्राणी की नींद आज भी आती उसे है नींद, हड्डियों तक, हड्डियों जब उनकी हड्डियों तक व्याप्त का जब शीत, शीत यानी ठंड, जीव हो जाता सभी भयभीत। सब तो क्या है इस शीत के कारण क्या है पक्षी प्राणी वनस्पति जो सोई हुई चीज़ है, जब उनकी हड्डियों में शीत यानी ठंड उतर जाती है तो क्या है वो भयभीत होने लगता है। और देखिए, सिमट कर सोते संजाते ताप, सिहिर उठते रोम अपने आप, सिंहनी भी सिंह सूत के साथ, दिखती कम ही जलाशय के पास। तो यहाँ पर जलाशय के पास बहुत ज़्यादा ठंड होती है, खास तौर पर क्या है जलाशय होते हैं ना उसके पास क्या है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए सिंह जो होता है शेर जो होता है, शेर भी क्या है जलाशय के पास रहने के लिए डरता है। देखिए, सिमट कर सोते संजोते ताप, सिहरी उठते रोम अपने आप। जो पक्षी प्राणी होते अपने
तो क्या है सिमट कर सोते हैं, मतलब ठंड नहीं लगना बोल के। सिहर कर क्या है सोते हैं जब सिहर यानी ठंड, सिहर जब उनके रोम को लगते हैं तो क्या है बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, सिमट कर सोने लगते हैं। सिंहनी भी, सिंहनी यानी शेर की जो पत्नी होती है सिंहनी, सिंहनी भी सिंह सूत, सूत यानी सिंह का जो पुत्र होता है उसके साथ दिखती कमी है जलाशय के पास, जलाशय के पास यानी जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। इसके लिए क्या है जो सिम्हा होता है वो जलाशय के पास नहीं दिखाई देता, जलाशय से दूर क्या है जाकर बसता है। समझ में आ गया। और देखिए गठे ठिठुरे से पठार पहाड़, अरे इनके भी गए जमहाड़, छू रही मधुए गमकती गंध, सब दिशाएं हो रही मधु अंध। देखिए गठे गिठोरे से पठार पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो क्या है गटे हुए से है, मतलब नीचे ऊपर एक समान तरह से नहीं है, और बहुत कठिन पहाड़ है इसीलिए कहा गया गठे ठिठुरे यानी बहुत घट पहाड़ से पठार, पठार यानी बहुत दूर तक क्या है पहाड़ फैले हुए हैं, ऊपर नीचे है, एक समानता से नहीं है। अरे इनके भी गए जमहाट, तो ऐसे लग रहा है जैसे सब पहाड़ों की हड्डी जमी हुई है, हाड़ का मतलब होता है हड्डी। छू रहे महुए गमकती गंध, सब दिशाएं हो रही मधु अंध, मधुए महुए एक पेड़ है, इसका बहुत सुगंध निकलता है, इस सुगंध के कारण क्या है पूरे जो वन है वन में क्या है सुगंध फैल रही है, इसी बात को क्या है यहाँ पर कहा गया है। और देखिए लाल धरती पर हुए एकत्र उगे अंध संध्या कोश में नक्षत्र, पक्षियों का तार सप्तक छेड़, देर तक बजते रहे हैं पेड़। तो शाम जब शाम हो जाती है, जब शाम हो जाती है तो पक्षी क्या है पेड़ पर बैठने के लिए एक एक बहुत दूर दूर से एकत्रित होके क्या है बैठते हैं एक ही पेड़ पर, तो तब कोलाहल मचता है उसी पेड़ पर, उसी को क्या है यहाँ पर कहा गया है लाल धरती पर हुए एकत्र। लाल धरती पर जब क्या है जब एकत्र होते हैं सब पक्षी तो क्या है उगे संध्याकाश में नक्षत्र, नक्षत्र के जैसे जब संध्या काल में जब शाम की ओर नक्षत्र आ जाता है, उगे यानी आ जाता है, जब संध्या काल में नक्षत्र आ जाता है अंधेरा पड़ जाता है तो पक्षियों का तार सप्तक छेड़, तार सप्तक यानी झुंड झुंड, झुंड झुंड पक्षी क्या है कोई आकर बैठने लगते हैं, तो मतलब यहाँ पर लगता है कोई पक्षियों के छेड़ दे, तो क्या है देर तक बसते रहते हैं पेड़, मतलब वो जो कोलाहल है पक्षियों का देर तक क्या है बसते रहते हैं। झर चुके कितने द्रुमों के पात, हवा चलती हर हराती रात, कहीं भी पत्ता खड़कता एक, जाग उठते जीव जंतु अनेक, इस सिरे से उस सिरे तक दूर नित्य छितराती उषा सिंदूर, भूमि का अक्षय अनंत सुहाग, राग से ही जागते अनुराग, चांदनी उतरी धरा पर श्वेत रेशम पंख, फैलाए आंख जैसे पात्र छोटा, कौन कितना रूप पी पाए। तो यहाँ पर देखिए झर चुके कितने द्रुमों के पात, हवा चलती हराती रात, जब रात में हवा चलती है तो बड़े बड़े द्रुमों यानी पेड़ क्या है झरने के जैसे क्या है टूट टूट कर पड़ने लगते हैं। द्रुमों यानी पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जब हवा चलने लगती है तो टूट टूट कर पड़ने लगते हैं। कहीं भी पत्ते खड़कता एक, जाग उठते जीव जंतु, जो जब बड़ा बड़े पत्ते जो सागवान के पत्ते होते हैं सूखे हुए होते हैं, जब पेड़ से वो गिरते हैं तो एक आवाज़ आती है, शब्द होता है, उसी शब्द से क्या है जो सोए हुए जंतु जीव होते हैं प्राणी होते हैं वो क्या है जग जाते हैं। और देखिए इस सिरे से उस सिरे तक दूर नित्य छितराती उषा सिंदूर, भूमि का अक्षय अनंत सुहाग, रात से ही जागता अनुराग। तो देखिए सुबह उषा, उषा यानी सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती है ज़मीन पर जब पड़ने लगती है तो ऐसे दिखती है ज़मीन कि वो ज़मीन क्या है मांग में सिंदूर भरे जैसा लगती है, इसीलिए कहा गया है इस सिरे से उस यानी इस कोने से उस कोने तक नित्य छितराती उषा सिंदूर, जब धूप होती है ना सुबह की धूप, सूरज की जो किरण होते हैं इस दिशा से उस दिशा तक ऐसी फैली हुई होती है
भूमि का अक्षय अनंत सुहाग, यानी सिंदूर लगाए हुए सुहागने, भूमि क्या है सुहागने ऐसे क्या है नजर आती है। राग से ही जागता अनुभव, राग इसी सुबह में जब पक्षी उठते हैं इसी से क्या है अनुराग का मतलब होता है प्रेम। भूमि क्या है प्रेम से जाग उठती है। और देखिए चांदनी उतरी धरा पर श्वेत रेशम पंख फैलाए, आंख जैसे पात्र छोटे कौन कितना रूप पी पाए। तो यहाँ पर चांदनी के बारे में कहा गया है, जो चंद्र है वो दिखने वाला एक पात्र, जैसे हम घर में वेचल्स कहते हैं ना, पात्रे गड़ू जैसे प्लेट होता है, चम्मच होता है, ऐसे क्या है पात्र के जैसा, एक सफ़ेद पात्र के जैसा चंद्र बिंबित हो रहा है ज़मीन पे से। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। चांदनी उतरी धरा पर, यानी चांदनी धरा पर यानी ज़मीन पर उतरी है, श्वेत रेशम पंख फैलाए, श्वेत यानी सफ़ेद रेशम का जो पंख है, पंख फैलाए जैसे क्या है चांदनी की रोशनी जमीन पर फैली हुई है। और आंख जैसे पात्र छोटा, आंख से लगते हैं कि पात्र छोटा लगता है, यानी चांद छोटा लगता है, लेकिन कौन कितना रूप पी पाए, जो जितना रेशम के पंख है मतलब क्या है तो कितना पी पाए उतना पी सकते हैं, मतलब जितनी रोशनी चाहे उस चांद से क्या है हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा खंड काव्य समाप्त, खंड दंडकारण्य क्या है समाप्त होता है। अगर समय मिले तो शाम को मैं प्रतिपक्ष ये चैप्टर क्या है शुरू करूँगा, नहीं तो कल क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।